आप सभी साहित्य सुधी जनों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी इस कार्यक्रम से और इस पूरी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, यह देखकर अच्छा लग रहा है। कथाकार, संपादक, संस्मरणकार अखिलेश जी पर इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन हो रहा है। इस एकाग्र की आज छठी कड़ी है। जोड़े हुए सकारात्मकता, सृजनात्मकता से भरपूर शख्सियत। जब भी इनसे अनुरोध करता हूं, आप सहर्ष उपस्थित होते हैं और एक साथ कई तरह के कार्यों में संलग्न हैं, समान रुचि और दक्षता के साथ। आज हम लोग ए अरविंदाक्षन जी की ओर से अखिलेश जी पर केंद्रित यह वक्तव्य सुनेंगे। मूल रूप से यह वक्तव्य अखिलेश की कहानियों पर केंद्रित है। उनकी कहानियों की कथावस्तु और शिल्प, भाषा, इन सब पर समग्र रूप से इन सबको एक साथ रखते हुए ए अरविंदाक्षन जी अपनी बात रखेंगे। साथ ही बीच में जो कुछ भेंट मुलाकातों का दौर है, वक्तव्य की शुरुआत में कुछ उसकी भी चर्चा होगी। तो आइए मित्रों, हम आप सभी की ओर से ए अरविंदाक्षन जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत। जी नमस्कार ए अरविंदाक्षन जी, नमस्कार। और सभी मित्रों की हाँ। ओर से आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य आरंभ करें। ए अरविंदाक्षन जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण कुमार जी। सबसे पहले मैं जन सुलभ पुस्तकालय के प्रति विशेष रूप से अर्पण कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लगातार जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम वे आयोजित कर रहे हैं और बीच में मुझे जोड़ने का भी वे कार्य कर रहे हैं, इसलिए पुनः आभार। इस बार अखिलेश की सृजनात्मकता पर ये आयोजन है और मैं अपना वक्तव्य उनकी कहानियों तक सीमित रख रहा हूं। हालांकि वे उपन्यासकार, संस्मरणकार, पत्रकार, संपादक, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं। उनकी कहानियों पर वक्तव्य शुरू करने के पहले संक्षेप में मैं कुछ संस्मरणात्मक प्रसंग आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। उनकी कहानियों से मैं परिचित था बहुत पहले से, लेकिन मैं मिला नहीं था। हमारी पहली मुलाकात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं, नई दिल्ली में किसी कार्यवश अखिलेश जी वहां आए हुए थे। शायद उनका मतलब डिस्टेंस एजुकेशन में उनका कोई भाषण था जिसका मतलब फिल्मीकरण होने वाला था। मुझे इतना ही याद है, कई वर्ष पहले की बात है। और जितेंद्र श्रीवास्तव जी के यहाँ हमारी मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जिन रचनाकार से परिचित हैं, हालांकि मिले नहीं हैं, उनकी रचनात्मकता का एक बहुत ही गहरा प्रभाव हम पर पड़ता हो, तो ऐसे एक रचनाकार से मिलना जो है कि सीधे मिलना,
उनका साक्षात्कार होना जो है कि हृदय के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय होता है। तो मैंने कहा कि आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन हमारी बातचीत में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो मेरे लिए एक अपरिचित रचनाकार है। इतनी आत्मीयता थी उनमें। इस आत्मीयता ने, मैं सबसे पहले उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष पर ही ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि उनके शब्दों में और उनके आचरण में, उनकी देह भाषा में आत्मीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। और एकाध घंटों तक ही हम साथ साथ रहे, क्योंकि उनका समय हो गया था और वो जाने वाले थे। तो पूरी आत्मीयता से, हर्ष के साथ हम दोनों मिले। उसके बाद फिर मिलने का अवसर नहीं आया, लेकिन संपर्क बनाए रखने में हम दोनों सतर्क थे। बीच बीच में फोन से, बीच बीच में पत्रों के माध्यम से हम दोनों का संपर्क होता रहता था। 2019 मार्च में, शायद कोरोना काल के शुरू होने के पहले, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जो कालड़ी में है, शंकराचार्य का जन्मदिन माना जाता है, कालड़ी केरल, कालड़ी में एक साहित्योत्सव का आयोजन हुआ। उसमें अखिलेश जी आए थे। उसमें कहानीकार, उपन्यासकार, कवि, कई लोग आए थे और मैं भी था। और हम लोग करीब 4 दिन साथ साथ रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि अखिलेश जी जैसे एक समर्थ रचनाकार वे परिवार के साथ आए थे। उनकी पत्नी थी, उनकी बिटिया थी, उनसे भी परिचय हो सका। तो मैं दोहराना चाहता हूं कि ये दूसरी जो मुलाकात है वर्षों के पश्चात, उनकी आत्मीयता में कभी कमी नहीं आई। कितने मतलब खुले ढंग से वे बात करते थे। और जैसे कि उनके शब्दों में मैंने अनुभव किया कि एक गहन स्नेह मुझे हमेशा उद्भासित होता था। दूसरी जो बात है कि वो अपनी रचनाओं के बारे में उतने वाचाल नहीं है। भले ही हम उनके रचनाओं के बारे में बात करें तो वो वाचाल नहीं थे, बल्कि जहां मौन की आवश्यकता है मौन ही धारण करते हैं, क्योंकि वे अपनी रचनाओं को हम जैसे पाठकों के लिए खुला छोड़ देने के पक्ष में थे और हमें उनमें गोता लगाना पड़ता है। अक्सर कई लेखक ऐसे हैं कि अपनी रचनाओं के बारे में काफी वाचाल हैं, लेकिन अखिलेश जी कभी वाचाल नहीं रहे। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तरह से आत्ममुग्धता से मुक्त एक व्यक्तित्व उनका है। दूसरा जो है कि जब कार्यक्रम से वे मुक्त होते थे तो इधर उधर घूमने की इच्छा तो उनके मन में थी, क्योंकि वो परिवार के साथ आए थे। तो हमारी बातचीत में वो बहुत कुछ केरल के बारे में जानना चाहते थे, केरल की समाज की, केरल के प्रमुख स्थान, उसका महत्व और वहाँ की अन्य विशेषताएं, इन सब के बारे में। तब मुझे लगा कि एक पत्रकार की दृष्टि, एक पैनी दृष्टि उनमें है, जो बहुत कुछ जानना और आत्मसात करना चाहते हैं। हालांकि वे अपने परिवार को घुमाने के लिए ही जैसे कहीं ना कहीं जाना चाहते थे और शाम को वो निकलते थे, फिर रात तक इधर उधर घूम घाम के वे आते थे और सुबह हमारी मुलाकात होती थी। तो सुबह की मुलाकात के अवसर पर और विश्वविद्यालय में आयोजन के दौरान हमारी मुलाकात होती थी। मतलब नाश्ते के समय में या लंच के समय या रात्रि भोज के समय हम मिलते थे। और मुझे लगा कि एक रचनाकार का ये जो पक्ष है, मतलब दूसरों से खुलकर बिना किसी मतलब संकोच के साथ वो सबसे मिलते थे। और मुझे तो, क्योंकि मैं एक तरह से, मैं भले ही आतिथेय ही नहीं,
फिर भी परोक्षतः मैं आतिथेय था, इसलिए उनके बारे में और अन्य मित्रों के बारे में सोचना और उनके लिए जो जो ज़रूरी है और उन तमाम चीज़ों की आपूर्ति करना मेरा भी कर्तव्य था और उसमें मैं पूरा ध्यान देता था। लेकिन वो बीच में कहते कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग अपने ढंग से करेंगे, आपको इतना मतलब बहुत तनावग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे तो मैं परिवार के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ और हम लोगों ने तय किया कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताइएगा जिनसे हमें अपनी यात्रा में और जैसे कोई चीज़ छूट न जाए, वे कहते थे। तो उनके व्यक्तित्व के 3 जो पक्ष, जिन पक्षों ने मुझे आकर्षित किया, तो मैं दोहरा रहा हूँ, उनकी आत्मीयता, उनकी व्यक्तित्व में जो आत्मीयता है। दूसरी जो बात है कि अपनी सृजनात्मकता के प्रति वे इतने वाचाल नहीं हैं और छात्रों से मिलते समय, क्योंकि हमने उस आयोजन को इस तरह से बनाया था कि भाषणबाजी उसमें ना हो, उसमें भाषण ना हो, सिर्फ बहस हो और विद्यार्थी, शोध छात्र, अध्यापक सभी उसमें ऐसे शामिल हो जाएं। तो जब एक रचनाकार को जिस दिन उनको बोलना है, बहुत अति संक्षेप में वे अपने बारे में बताते थे और उसके बाद तुरंत जो है कि छात्र, शोध छात्र या अध्यापक उनकी रचनात्मकता के अलग अलग पक्षों पर बोलते थे। तो तीसरा उनका ये पक्ष है कि विद्यार्थियों से बात करते समय उनमें निहित एक रचनाकार, उनमें निहित एक आस्वादक, उनमें निहित एक सहृदय, ये 3 पक्ष बहुत ही खुले आम स्पष्ट होते थे। इस पक्ष ने भी मुझे आकर्षित किया है और आगे बहुत लगातार हमारे उसके बाद 2019 के बाद हमारा निरंतर संपर्क हो गया, क्योंकि एक तरह से एक पारिवारिक जैसा संबंध हो गया। तो कोई भी चीज़ हो तो मैं उन्हें फ़ोन करता था और उनको अगर कुछ कहना है तो वो तुरंत फ़ोन करते थे। इधर हाल ही में राजकमल प्रकाशन ने कई अनुदित रचनाएं प्रकाशित की और उसके अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त मलयालम के एक वरिष्ठ कवि, जिनका पिछले साल देहांत हो गया था, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, उनकी कविताओं का एक प्रतिनिधि संकलन राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। कई संकलनों के साथ उसकी एक समीक्षा वे तैयार कर रहे थे। इन अनूदित रचनाओं की समीक्षा वे तैयार कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनूदित रचनाओं की समीक्षा ज्यादा होती नहीं है, मूल रचनाओं की ही समीक्षा होती है। तो तद्भव जैसी पत्रिका में वे इसे प्रकाशित नहीं करते हैं, लेकिन तद्भव पत्रिका का ही एक अनुषंग के रूप में इन 15 अनूदित संकलनों की समीक्षाएं वे एक अलग पुस्तिका के रूप में छापना चाहते थे और इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे संपर्क किया और तुरंत जो है कि वो संकलन मुझे भेज दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने ढंग से इसकी समीक्षा तैयार कीजिएगा। बहुत वर्ष पहले अनुवाद पत्रिका में मैंने अनूदित रचनाओं की समीक्षा नाम से एक लेख लिखा था और उसमें मेरा ये मानना था, जब तक अनूदित रचनाओं की समीक्षा, जैसे कि मूल रचना की तरह इस तरह समीक्षाएं, अध्ययन और चर्चाएं नहीं होती हैं, अनुवाद सफलता तक नहीं पहुंच पाता। अनूदित रचनाओं को द्वयम दर्जे की रचना के रूप में नहीं देखा जा सकता। अनूदित रचनाएं मेरी दृष्टि में मूल रचना की ही तरह मुख्य हैं और उन रचनाओं को भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए। इसीलिए अखिलेश जी का ये जो कार्य है, ये जो आयोजन है, जब वो पुस्तिका आएगी तो एक महत्वपूर्ण पुस्तिका के रूप में आपके सामने आ सकती है और इसमें भारत की अलग अलग भाषाओं की कविताओं या अन्य रचनाओं के अनुवाद आपको मिल सकते हैं और उनके संबंध में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई समीक्षा, जैसे मैंने मलयालम कविता के संबंध में जो समीक्षा उनको भेज दी थी, वो भी उसमें शामिल है।
तो एक तरह से एक भारतीय साहित्य को लेकर चलने की इच्छा उनके मन में है। आपको मालूम ही है कि हिंदी में पहल के बाद आलोचना, पहल इत्यादि पत्रिकाओं के साथ साथ आज तद्भव पत्रिका की भी उतनी ही समकक्षता है, क्योंकि एक गंभीर पत्रिका के रूप में तद्भव को पुनराविष्कृत करने में उनकी जो एक बहुत ही गहरी दृष्टि है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और पहल तो अब बंद है, आलोचना तो निकल ही रही है, और तद्भव भी है। तो तद्भव हिंदी की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, जिसके संपादक के रूप में आप उनकी संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ेंगे तब आपको ये मालूम होगा कि वो एक समर्थ रचनाकार ही नहीं है, एक समर्थ पत्रकार हैं, जिनके पास एक सुदृढ़ सामाजिक दृष्टि है, एक सुदृढ़ सांस्कृतिक दृष्टि है। इन दोनों दृष्टियों ने मुझे सदैव आकर्षित किया है उनके बारे में सोचते समय, क्योंकि एक गंभीर रचनाकार अखिलेश जी हमारे बीच में हैं, और एक बहुत ही बहु पठित लेखक हैं, मतलब जैसे कि उनकी रचनाओं को लोग पसंद भी करते हैं। बनास जन नामक पत्रिका ने उन पर एक विशेषांक भी निकाला था, बहुत सी सामग्री उसमें शामिल थी। अब मैं अपने विषय पर आना चाहता हूं कि मैंने ये आपको बताया कि मेरा वक्तव्य कहानी तक सीमित है, उनकी अन्य रचनाओं को मैं छोड़ रहा हूं, और उनकी कुछ चुनी हुई कहानियां जिन्हें हम विशिष्ट कह सकते हैं, सिर्फ उनकी विशिष्ट कहानियां नहीं बल्कि वो हिंदी की विशिष्ट रचनाएं हैं, उन कुछ रचनाओं के आधार पर मेरे मन में अखिलेश की कहानी के संबंध में जो बातें आ गई हैं तो उन पर मैं प्रकाश डालना चाहता। मैंने इसका शीर्षक अपने ढंग से लिखा है, यथार्थ की सामान्यता से उद्घनित जादुई यथार्थ। इसमें पहली बात यह है कि कहानी का यथार्थ एक शब्द है, कहानी का यथार्थ, जिस यथार्थ की स्वीकृति कहानी में होती है वही कहानी का यथार्थ है। लेकिन कहानी में यथार्थ, कहानी का यथार्थ और कहानी में यथार्थ, उस यथार्थ की प्रस्तुति कैसे हुई है, यथार्थ की स्वीकृति से अधिक महत्व हमें यथार्थ की प्रस्तुति को इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि रचनाकार की लक्षित दृष्टि जो है इस कहानी में यथार्थ जो है उसी में हमें प्राप्त होता है। आगे दो शब्दों पर भी हम विचार करेंगे, यथार्थ की सामान्यता और उद्घनित जादुई यथार्थ, ये मेरा शीर्षक ही है, यथार्थ की सामान्यता से उद्घनित जादुई यथार्थ। हिंदी में कुछ कहानीकार ऐसे हैं जिनमें अखिलेश के पहले, बहुत पहले यथार्थ की सामान्यता पर जोर देते नजर आते हैं। उस दृष्टि से मेरे मन में ज्ञान रंजन जी का नाम आता है। ज्ञान रंजन जी की कहानी आप अगर पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा उसमें ऐसी कोई निगूढ़ता नहीं है, भाषा इतनी सपाट है और भाषा इतनी सामान्य है। हम जैसे कि एक मामूली ढंग से दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत हो या एक व्यक्ति की सामान्य कहन शैली की वाली बात हो, कहीं भी ये एक रचना है, इस रचना के लिए एक रचनात्मक भाषा की जरूरत है। इससे दूर हटकर सामान्य बातचीत के लहजे में वे कहानियां हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। तो ज्ञान रंजन की बहुत सारी कहानियां जैसे फेंस के इधर और उधर, पिता, खंडा, बहिर्गमन, अमरूद के पेड़, इस तरह की बहुत सी कहानियां, एक पूरा संकलन उनका है। उन कहानियों से गुजरेंगे तब यथार्थ की एक सामान्यता का सामान्य सा आभास हमें मिल जाता है, वो हमें आकर्षित करता है।
और उस सामान्यता में गोता लगाते समय पहले वाचन के अवसर पर हमें कुछ भी नहीं लगता है, दूसरे तीसरे वाचन के अवसर पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस सामान्यता की तह में कई प्रकार की असामान्यताएं हैं, साधारणता की तह में कई प्रकार की असाधारणताएं हैं। मामूली सी बात जिस तरह से प्रस्तुत की जाती है उसी तरह वे अपनी यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। उस प्रस्तुति से हमारा तादाद में जल्दी हो जाता है, मामूली सी बात है, इसीलिए फिर उसमें हमारी यात्रा संभव हो जाती है। और जब हम उस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं तब उनकी कहानियों की सामान्यता धीरे 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 जो है कि वो विलुप्त हो जाती है, एक असामान्य परिदृश्य हमारे लिए मिल जाता है। ज्ञानरंजन जी के बाद मुझे यही एक प्रवृत्ति कहानी में स्वयं प्रकाश में मिली। स्वयं प्रकाश की जैसे बहुचर्चित कहानियों में रेणु और अनिल की असली कहानी हो, या मकान हो, या गुमशुदा हो, इस तरह की कहानियां पढ़ते समय, बस मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 3 कहानियों के नाम लिए हैं, लेकिन बहुत सी कहानियां इसी तरह की भाषा की सामान्यता को आत्मसात करते हुए ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। कोई चढ़क रंग उसका नहीं है, तीक्ष्णतम स्थितियों का आकलन नहीं है, भाषा में कहीं भी निगूढ़ता नहीं है, एकदम सीधी सादी भाषा, सपाट भाषा। और उस सपाट भाषा में एक परोक्ष विदग्धता भी है, वो हम प्रथम वाचन के अवसर पर देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। बार बार उन कहानियों को पढ़ते समय उनकी कहानियों का भी ऐसा ही एक परिदृश्य हमें मिल जाता है जो हमारी समाज की या हमारी जो संस्कृति जो है उससे संबंधित है। तो मैंने सिर्फ सुविधा के लिए 2 कहानीकारों के नाम लिए हैं। ये प्रवृत्ति प्रायः सभी कहानीकारों में नहीं है, बहुत कम कहानीकारों में है। और इन कहानीकारों की कहानियों को उसकी सामान्यता के आधार पर सामान्य ढंग से देखें तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सामान्यता उनकी पहली विशेषता है और उस पहली विशेषता के भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर असामान्य प्रवृत्ति है, उसको देखना पहचानना बहुत मुख्य है। और भी जैसे कि एक बहुत पुरानी कहानी मुझे याद आ रही है, वो प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की उतनी चर्चित कहानी नहीं है, जैसे कि कफन हो या पूस की रात हो या जैसे सदगदी हो, ठाकुर का कुआं हो, इस तरह की कहानियों की तरह वो चर्चित नहीं है। उस कहानी का शीर्षक है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति एक औरत जैसे ऐसे ही वो बाहर किसी पार्क में सो गई और सुबह होने के बावजूद भी जैसे कि वो सो रही हैं और वहां टहलने के लिए आए हुए लोग उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर। प्रेमचंद की लेखनी से ऐसी एक कहानी पढ़ते समय हमें आश्चर्य लग सकता है, क्योंकि उनकी कहानियां हमेशा एक बृहत्तर संदर्भ को लेकर लिखी जाती हैं। इसमें भी एक बृहत्तर संदर्भ है कि हमारी सामाजिकी की जो सांस्कृतिक सामाजिकी का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो इसमें बहुत अच्छे ढंग से पूरी बारीकी के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मनोवृत्ति को जरा याद करके देख लीजिएगा और उसकी प्रस्तुति को देख लीजिएगा। उसकी प्रस्तुति में ये बात आई है, मुझे लगा कि ज्ञानरंजन के भी बहुत पहले प्रेमचंद, और जब ज्ञानरंजन उसके सबसे समर्थ लेखक हैं और उसके बाद स्वयं प्रकाश, मुझे लगा कि ये जो
अखिलेश जी की रचनात्मकता है, विशेष रूप से कहानियों की जो रचनात्मकता है, उसमें यथार्थ की जो सामान्यता में वे कई बातें कहकर जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, अखिलेश की कहानियां, जहां तक मैंने देखा है, बहुत सारी कहानियां बहुत लंबी कहानियां हैं, बहुत लंबी कहानी है, 40 पृष्ठ 50 पृष्ठ तक चलने वाली कहानियां। और इन कहानियों में यही एक आद्यंत जो है कि इसी प्रस्तुति की यही विशेषता हम अनुभव करते हैं। लेकिन इस विशेषता से गुजरते समय, बार बार गुजरते समय, एक अनोखा पक्ष जो उनका मिलता है, वो उनकी लक्षित दृष्टि से संबंधित पक्ष है। और जहां उसके लिए मैंने कहा कि उद्घनित जादुई यथार्थ है, वो उद्घनित कर रहे हैं, वो उसमें से निकाल रहे हैं और उस सामाजिक या सांस्कृतिक पक्ष को अपनी कहानी की दीर्घता के बीचों बीच वे हमें प्रस्तुत करते हैं। पहले वो उद्घनित यथार्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे वाचन के उपरांत हम उनके तलस्पर्शी यथार्थ में प्रवेश कर पाते हैं। वो उस तलस्पर्शी यथार्थ की अपनी दुनिया है, उसमें प्रवेश पाने की पूरी अनुमति उनकी कहानी हमें देती है और हम उसमें प्रवेश करते हैं और उनकी उस विशेष दुनिया में हम लंबे समय तक रह पाते हैं और उनकी जो कहानी की तब तक जैसे कि सामान्यता नष्ट हो जाती है और असामान्यता स्पष्ट हो जाती है। और ये असामान्यता हमारे आसपास के जीवन, हमारे वास्तविक यथार्थ जिसको उन्होंने उद्घनित किया है, उसी से संबंधित है। मैं सबसे पहले उनकी एक कहानी है चिट्ठी। ये उनकी एक चर्चित कहानी है, कई लोगों ने इस कहानी के संबंध में लिखा भी है। मुझे ये कहानी इसीलिए बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को प्रस्तुत किया है वो बहुत बेहतरीन है। इसमें पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों की कथा आई है। कॉलेज में पढ़ने वाले 3-4 जो मित्र हैं, अलग अलग विषय को लेकर पढ़ने वाले हैं, और उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि वे निम्न मध्य वर्ग के सदस्य हैं, बहुत अमीर परिवार से आए हुए नहीं हैं। इसलिए उनके सामने हमेशा पैसे की तंगी की समस्या रहती है और उनके मन में ये भी एक आशंका है कि कैसे पढ़ाई पूरी की जाए। लेकिन बाहर ही बाहर इतने मतलब मस्त छात्र हैं, कोई भी समस्या हो उसमें तुरंत वे कूद पड़ते हैं और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता वे निकालते हैं। सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, दूसरों, और उस बीच बीच में इनमें से कुछ इश्क में भी पड़ जाते हैं, उनकी प्रेमिकाएं हैं। इन सबको लेकर जैसे कि कॉलेज के युवा छात्रों के बीच युवा छात्रों का जो जीवन है और उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो दृष्टि है, दूसरों के साथ उनका जो आचरण है, किस तरह से कॉलेज में वे लोग व्यवहार करते हैं अध्यापकों से, छात्र मित्रों से, इस तरह जैसे सारी चीजें उस कहानी में है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि पढ़ाई खत्म होने को है, अब तो उनके घर से भी बहुत कम पैसे आने लगे हैं और तब जैसे ये सभी मित्र मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि हमें अभी हमारी पढ़ाई हो चुकी है, हमें घर जाना है। और जब कोई इनमें से कोई अगर जैसे किसी को नौकरी मिले तो तुरंत जो है कि चिट्ठी लिखनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी नौकरियां वे करते हैं गुजारा करने के लिए, लेकिन एक
अच्छी नौकरी उन्हें मिली नहीं है, इसलिए आपस में उन लोगों ने तय किया कि जब भी कोई किसी को नौकरी मिले तब तुरंत जो है कि पत्र लिखना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए, ये तय किया जा सकता है। कहानी के आरंभ के कुछ वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिससे उनकी कहानी की जो कहानी में स्वीकृत यथार्थ की सामान्यता का आभास आपको मिल सकता है। कुटिया जैसे कि एक छात्र के कमरे को वो लोग जहाँ वे सभी मिलते हैं उसे वे कुटिया कहते हैं। कुटिया में आज हम दोस्तों का सामूहिक विदाई समारोह था। कहने को तो हम बड़े दिन की छुट्टियों में घर आ रहे थे, पर इस बार का जाना साधारण प्रस्थान नहीं था। इस बार हमारे गमन में उत्साह नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि जाना ही है। घरों से मनी ऑर्डर आने की अवधि बढ़ती जा रही थी। हम किसी भी कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हो रहे थे। हमने कुछ अखबारों के दफ्तरों और रेडियो स्टेशन में चक्कर मारे। पहली बात तो वहां काम का टोटा था, अगर काम था तो क्षणजीवी किस्म का, उसमें भी श्रम ज्यादा और धन कम का सिद्धांत सर्वमान्य था। जैसे कि कम शब्दों में भी बहुत कुछ कहते जाते हैं। और कहानी के अंत के दो वाक्य मैं आपके लिए सुनाना चाहता हूं। उस दिन अलग होने के पहले हमने तय किया, जिस दिन कुटिया में ये सभी मिले थे, उस दिन अलग होने के पहले हमने तय किया, हम में से यदि कोई कभी सुखी हुआ, यहाँ ये बताया गया सुखी हुआ मतलब नौकरी वगैरह मिलने के कारण सुखी हुआ, तो सारे दोस्तों को खत लिखेगा। लंबा समय बीत गया इंतजार करते, किसी दोस्त की चिट्ठी नहीं आई, मैंने भी दोस्तों को कोई चिट्ठी नहीं लिखी। ये वाक्य है। तो ये जो वाक्य है, इसको पढ़ते समय ही इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई मतलब ठेड़ापन नहीं है, कुछ ऐसी निगूढ़ता नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने भी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, लोगों ने भी चिट्ठी नहीं। जाहिर सी बात है कि किसी को नौकरी मिली नहीं है। जब नौकरी मिल जाएगी या उनका जीवन सुखदायक बन जाएगा तभी तो चिट्ठी लिखने की बात आती है। चिट्ठी लिखने की बात न आने के पीछे कारण तो यही है। तो एक तरह से इनकी बेरोजगारी की समस्या को जिस तरह से अखिलेश ने प्रस्तुत किया है, उनका एक समय था, पहले साल दूसरे साल का जो मस्त जीवन था, मस्ती उनकी एक तरह से आरोपित मस्ती थी। वे अपने जीवन को सुखमय देखना चाहते थे, कई चीजों से उनका लगाव था, यहाँ तक कि वो भी मतलब जैसे कि इनमें से कई मित्र अपनी प्रेमिकाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये सब एक जवानी की मस्ती थी, लेकिन जवानी की मस्ती हमेशा जो है कि यथार्थ से जुड़ती नहीं है। यथार्थ उनका अलग है। पहला यथार्थ है कि घर से पैसा बहुत बाद में आता है, क्योंकि इनके लिए पैसा जुटाना उनके लिए समस्यात्मक है, इसीलिए एकदम पहली तारीख तक वो पैसा भेज नहीं पा रहे हैं। इससे एक परिदृश्य हमारे सामने आता है। यहाँ बाहर ही बाहर मस्त दिखने वाले ये छात्र अंदर ही अंदर इतने खाली हैं, और उनका परिवार भी इतना खाली है, उससे भी उनका सामना होता है। लेकिन उस समय उस खालीपन को खालीपन के रूप में वे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अपनी आरोपित मस्ती के माध्यम से इस खालीपन पर विजेता बनने की एक नाकाम या भी कोशिश वे करते रहते हैं, और अंत में जब उन्हें जाने का समय ही आ गया तब ये निर्णय लेते हैं अब तो चलना ही है। लेकिन जो कोई भी मतलब सुखमय जीवन जिस किसी को मिल जाएगा तब वो पत्र लिखेगा, लेकिन कोई पत्र नहीं आता। स्वयं इसका प्रस्तोता पात्र भी कह रहा है कि मैंने भी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। तो ये बेरोजगारी की समस्या युवकों की, उसको दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, एक बहुत ही समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक भीषण स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और नौजवानों की एक
ऐसी मानसिकता के रूप में भी इस विषय को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बदले अखिलेश ने अपनी कहानी चिट्ठी में इसको इन तमाम भीषणताओं से अलग होकर, इसकी दुखद स्थिति से अलग होकर, इसकी चिंताकुल अवस्था से मुक्त होकर ये कहानी प्रस्तुत की है। इसी को मैंने यथार्थ की सामान्यता कही है। हमारे यहाँ यथार्थ की जितनी भी सामान्यताएं हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति की सामान्यता, हमारी राजनीति की सामान्यता हो, बहिरंगतः हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। बहिरंगतः एकदम सामान्य सी बात है, लेकिन उस सामान्य सी बात की तह में कई ऐसी सामान्य बातें हैं जिनके आधार पर ये कहानी लिखी है। ये कहानी कहीं भी हमें समस्यात्मक नहीं लग रही है। बेरोजगारी की समस्या के आधार पर लिखी हुई कहानी के रूप में हम इसे देख नहीं पाते, हालांकि वो कहानी इसी पर केंद्रित है, युवा मानसिकता पर केंद्रित है, क्योंकि वे अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने सहपाठियों को एक चिट्ठी तक नहीं लिख पाता, तब उसमें निहित एक अवसाद, उसमें निहित जीवन की त्रासदी को शब्दों में लिपिबद्ध करने का कार्य अखिलेश ने किया नहीं है। ऐसे संकेतों के माध्यम से इस त्रासद अवस्था को, इसकी भीषणता को, इसकी गहराई को उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये इस दृष्टि से देखें तो चिट्ठी जो है एक बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक कहानी है, और इसमें जो युवा मानसिकता है और उस युवा मानसिकता पर हमारा ध्यान का जाना जो है कि बहुत ज़रूरी होता है, और एक समय की कहानी के रूप में चिट्ठी परिवर्तित होती है। उसकी यथार्थ की सामान्यता उसका एक बहिरंग पक्ष है, और उसका जो है कि वे इसमें से खोद रहे हैं, इसमें से वे उद्घनित कर रहे हैं, तब एक बृहत्तर यथार्थ सृजित करते हैं। उस बृहत्तर यथार्थ की वास्तविकता से कितने लोग परिचित हैं? उस बृहत्तर यथार्थ जिसको वे खोद लाए, जिसको वे उद्घनित करके लाए, उस परिदृश्य की तमाम स्थितियों से हम में से कितने लोग परिचित हैं? उसकी गहराई से कितने लोग परिचित हैं? जो भोक्ता हैं वे लोग ही उसके बारे में बता सकते हैं। जो अनुभवी हैं वे लोग ही उसके बारे में बता सकते हैं। तो उन अनुभवों को, अपनी युवावस्था के उन अनुभवों को एक कहानी में ट्रांसलेट करके जब अखिलेश ने प्रस्तुत किया है, तब वो एक कहानी नहीं रहती है, बल्कि हमारे समय दैर्घ्य का एक बहुत ही प्रामाणिक दस्तावेज बनकर यह रचना हमारे सामने आ जाती है। एक दूसरी उनकी जो कहानी है जिस पर मुझे बताना है वो है वजूद। काफी लंबी कहानी है, उसमें एक बाप बेटी की कहानी है, विस्तृत। कभी कभी लगता है ये कहानी एक लघु उपन्यास है। वैसे भी अखिलेश की कहानियों में बहुत सारी कहानियां लघु उपन्यास की श्रेणी में रखने लायक हैं, क्योंकि उसके लिए स्वीकृत जीवन परिदृश्य जो है कि सामान्य नहीं है, और कथा की गति में इतने मोड़ आते हैं, इतने सारे कथा पात्र उसमें आते हैं, और उनकी कामनाओं और वास्तविकता के बीच में जो भिड़ंत होती है, उन सब का परिचय हमें वजूद नामक कहानी में भी मिल जाता है। इसमें जयप्रकाश और उसके पिता राम बदल की कथा है कि राम बदल ऐसा एक आदमी है, वो जंगल में जाकर या झाड़ियों के बीचों बीच जाकर कुछ ऐसी औषधियां चुन चुन कर लाते हैं जो उस गांव के वैद्य महाराज के लिए वो काम कर रहा है।
राम बदल जानता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि वो ये नहीं है, मतलब वैद्य नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर वैद्य जी ने ये बताएं कि फला जड़ी बूटी चाहिए, फला पौधा चाहिए, फला कंद चाहिए, तो उसे मालूम है कि ये कंद, ये पौधा, ये पत्ता, जड़ी बूटी, तमाम जो उसकी जड़ें, ये किस किस बीमारी के लिए उपयोगी है, ये जानता है वो, क्योंकि काम करने वाला तो वही है। पर राम बदल स्वयं को अधीनस्थ समझता है, क्योंकि उसको अधीनस्थ करने का कार्य उस सामंदी स्वभाव रखने वाला उस वैद्य महाराज ने किया है। उसने पूरी शक्ति से कहा, उसने डरा भी दिया था। जब उन्होंने राम बदल को जंगल से उन्हें लाने के का काम सौंप दिया था, तो कहा था किसका किस रोग के इलाज में इस्तेमाल है, इसे जानने की कभी कोशिश मत करना, वरना तुमको निपुता कर दूंगा। अर्थात उसके परिवार को जैसे कि नष्ट कर देगा। एक धमकी है, एक सामंती स्वभाव रखने वाले एक वैद्य की धमकी है। और उस धमकी से एक मामूली सा गांव वाला जो उस वैद्य के लिए काम, उसके लिए तो काम है, उसको सिर्फ काम करना ही है। वैद्य ने तो उसको पूरी शक्ति से कहा था इन सब चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और यदि मेरी सोहबत में दो चार के गुण जान भी गए तो तुम कभी उनका उपयोग मत करना, नहीं तो तुम निपुते की पत्नी और मेरे वीर से गर्भ धारण करेगी। जरा देख लीजिएगा कि एक सामंती स्वभाव कितना मतलब असरदार है। मतलब वो अपने सामंती स्वभाव से दूसरों को अधीनस्थ करते हुए इनकी जीवन को तबाही के कगार तक लेना चाहता है। इसको लेकर भी चिंतित नहीं है, क्योंकि अगर चिंतित है तो ऐसा कह भी नहीं सकते। तो एक सामाजिक समस्या के रूप में ये बात आई है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का ढंग जो अखिलेश ने अपनाया है वो बहुत ही विशेष कहा जा सकता है। और जब कभी उसका बेटा जयप्रकाश पूछता है ये जड़ी बूटी किसके लिए, तो वो उत्तर नहीं देता। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ढूंढना है और हमें इसे ले जाना है और वैद्य के यहाँ दे देना है। इसमें जो है कि एक अधीनस्थ मानसिकता समाज में व्याप्त सामान्य तबकों के मन में जो मन की जो बात है, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो दृष्टि है, उन लोगों ने इस अधीनस्थता को बिना किसी कठिनाई से स्वीकार किया है। ये कहते समय हम उसको एक उनके दुर्गुण के रूप में देखते हैं। आज हम ये कह सकते हैं, आज हम ये कह सकते हैं, और आज भी भारत के अलग अलग प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों की अधीनस्थता को स्वीकार किया है, क्योंकि उनका मन जो है कि वो डरा हुआ मन है, वो भयभीत लोग हैं। उन्हें आने का साहस नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखकर, बहुत दूर से देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी चमक दमक के सामने वे इतने निरालंब अनुभव करते हैं। इसीलिए अधीनस्थता की मानसिकता से वशीभूत होकर ही जन्म से लेकर मरण तक वे जीते रहते हैं, आज भी है। तो ये कहानी कुछ पुराने समय की है। और उस समय जयप्रकाश और उसका जो राम बदल, उसका पिता जो हैं कि दोनों इस तरह से, तो जब राम बदल की पत्नी बीमार पड़ जाती हैं और उसकी बुरी हालत देखकर वो जंगल जाता है ताकि कोई दवाई ला सके। यद्यपि वो अंदर से घबराया हुआ है, क्योंकि ये कार्य उसे करना नहीं है, ये कार्य वैद्य को करना है।
यद्यपि वो दवाइयों के बारे में जानता है, उसके बुखार को दूर करने के लिए वो दवाइयां ला सकता है, लेकिन ये अधिकार उसके लिए प्राप्त नहीं है। इसलिए वो घबराया हुआ है, क्योंकि वो अधीनस्थ मानसिकता से वशीभूत आदमी है। जड़ी बूटी ढूंढते समय एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है। इसके आधार पर ही मैंने ये बात बताई है कि एक यथार्थ की सामान्यता से उद्घनित जादू यथार्थ का एक विशद परिदृश्य है। इसके बारे में विस्तार में जाने का कार्य मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ ये जो घटना है, अपनी पत्नी के लिए कुछ दवाइयां लाने के लिए वो जंगल जाता है, तब एक अप्रत्याशित घटना घटती है। किसी एक पौधे या उसके फूल से शरीर को खींचने से खुशबू फैलने लगती है। बहुत ही जोरदार खुशबू जो है वो फैलने लगती है। बाप बेटे जब वैद्य जी के यहाँ पहुंचते हैं, वहां इसका पता चल जाता है। वैद्य जी को मालूम है कि ये कौन सा फूल है या कौन सा पत्ता है। तो जैसे कि मामूली लोग खुशबू लेकर जब आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस तरह की विशिष्ट चीजों से इनका परिचय है। ये वैद्य के लिए खतरनाक बात है। वैद्य ये चाहता नहीं है ऐसी चीजों से इनका अच्छा खासा परिचय हो। तो ये खुशबू के बारे में जैसे जब पता चलता है, तो उस पर राम बदल पर और जयप्रकाश पर जो अत्याचार चलता है उसका विशद वर्णन है। जहां जैसे कि ऐसी गंदी चीजें फेंकी जाती हैं उस नाले में, उस नाले में इन दोनों को फेंक देते हैं, और वहां से बहुत गंदगी के साथ वे लोग घर आते हैं। और जैसे कि अत्याचार का, अलग अलग प्रकार के अत्याचार का सहन उन्हें करना पड़ता है। ये दृश्य बचपन में जयप्रकाश ने देख लिया था। ये दृश्य सिर्फ एक फूल के घिसने से एक बहुत ही सुरम्य जो सुगंध उसके शरीर में आ गई थी, उसको लेकर इतना बड़ा अत्याचार हुआ कि वो आदमी कहलाने योग्य नहीं है, बल्कि उसे ऐसी गंदी नाली में डाल दिया गया। और उसको फिर जैसे जयप्रकाश अपने बाप को पानी से नहाता है और जैसे उसे साफ करता है ताकि गंदगी उसके बदन से दूर हो जाए। तो ये आगे चलकर जो जब हम देखते हैं, अपने स्मृति पटल से जयप्रकाश अपनी माँ बाप की मृत्यु के हादसे से अलग नहीं हो पा रहा है। बीमारी से उसको दवाई न मिलने के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और इस हादसे के बाद राम बदल की सेहत भी गिरती जाती है और उसका भी अंत हो जाता है। जयप्रकाश की उस विशेष मानसिकता को कहानीकार इस तरह व्यक्त करते हैं, बहुत समय तक उसके जीवन में कोई फूल नहीं खिला था। वो अपने को निरापद समझने लगा था। ऐसा लगता था कि फूल रंग उसकी जिंदगी, क्या उसके ख्वाब में भी नहीं बसते हैं। अपने जीवन में भी कोई फूल नहीं है और उसका कोई रंग नहीं है, बल्कि उसके सपनों में भी ये फूल नहीं आते थे। वो भी अपने को इससे मुक्त रखना चाहता है। और उसकी शादी होती है, जयप्रकाश की बेटी स्कूल जाने लगी है। उसने किसी से सारी पूर्व कथाएं जान ली और वो अपने बाप से जिद करती है, बापू जंगल जाकर वो महक ले आना। कहानी के केंद्र में ये महक है। जिस फूल के कारण राम बदल का पूरा शरीर सौरभ्यमय हो गया था, जिसका पता चलते ही उस पर इतना अत्याचार हुआ था, और उस अत्याचार से फिर वो मुक्त नहीं होता है और एक परिवार का जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन एक नई पीढ़ी की, जयप्रकाश की बेटी को जब इस पूर्व कथाएं परिचित हो जाती हैं, तब अपने बाप से वो अनुरोध करती है, वो महक ले आना। जयप्रकाश की बेटी कटोरा, उसका नाम जरा देखिए, कटोरा।
जयप्रकाश की बेटी कटोरा का ये वाक्य कहानी के दूसरे भाग में छाया हुआ है, ऐसा ही जादुई यथार्थ है। एक महक जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी के बावजूद उस महक को प्राप्त करने का अधिकार न होने से जीवन मात्र से उन्हें अलग होना पड़ता है, एक परिवार नष्ट होता है, तो महक जो है उनके लिए कामना है। ये कामना जो है कि जादू, हमारे जादू यथार्थ से संबंधित, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, वो कामना ही रहते। जयप्रकाश की बेटी कटोरा का युवा की कहानी के दूसरे भाग में छाया हुआ एक ऐसा जादुई यथार्थ है जो जयप्रकाश को तथा उसकी पत्नी को संघर्ष भरित कर देता है। जादुई यथार्थ से मुक्त वो वाक्य महक की तरह स्वतंत्रता का भी यथार्थ है। ये जादुई यथार्थ जो है कि मनुष्य की कामना का भी यथार्थ है और उसकी स्वतंत्रता का भी यथार्थ है। और वो स्वतंत्रता के यथार्थ को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली छोटी सी लड़की कटोरा उसके बारे में बार बार बताती रहती हैं। उसी महक को लाने की बात सिर्फ बेटी की जिद की तरह नहीं है, कहानी के वांछित यथार्थ के रूप में कहानीकार के उद्घनित यथार्थ के रूप में पूरी कहानी में विस्तार पाती है। अर्थात एक महक एक संकेत मात्र नहीं है, इस महक एक फूल की महक जिससे मनुष्य का पूरा शरीर जो है सुरभित होता है, वो एक प्रतीकात्मक वर्णन नहीं है, बल्कि कहानी के पूरे यथार्थ में ये संकेत छाया हुआ है। वो उसको ढूंढने के लिए वो जाता है जयप्रकाश। वो खुशबू बहुत दूर भी थी और बहुत पास भी थी, हालांकि वो जानता है लेकिन वो लेना नहीं चाहता। ये जीवन की खुशबू है जिसे वो ढूंढ रहा है। बेटी के लिए ही सही, वो इस खुशबू को ढूंढ रहा है। और आगे कहानी में जैसे कि काल दैर्घ्य के कारण परिस्थितियां बदल गई हैं, अब वैद्य महाराज का वो जमाना नहीं रहा। उसका बेटा भी गिरफ्तार हो जाता है किसी कत्ल के मामले में, और वैद्य के पास बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। और इस अधीनस्थता के माहौल से अपने पूरे जीवन में यौवन काल तक, प्रौढ़ अवस्था तक उसने अधीनस्थता का जो अनुभव किया है, उस अनुभव से वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, जिसके लिए प्रेरणा बनती है उसकी बिटिया कटोरा। और उस प्रेरणा से वशीभूत होकर वो स्वतंत्रता का अनुभव भी करने लगता है और वो कई लोगों के इलाज में लग जाता है। और जयप्रकाश की चमत्कारी दवाइयों से आयुर्वेदिक कंपनियां परिचित हो जाती हैं और उस गांव में आयुर्वेदिक कंपनियां आ जाती हैं। तब भी ये जयप्रकाश ऐसा कह रहा है कि मैं दवाइयों का व्यापार करना नहीं चाहता। तो एक तरह से एक गांव वाला, एक निपट मामूली आदमी, पैसा मिलने की संभावना के बावजूद वो ये कह रहा है कि मैं इसका व्यापार, इसका व्यवसायीकरण नहीं करना चाहता। और कहानी के अंत में, कहानी का अंत जो अंतिम दृश्य जो है कि वो एक स्वप्न और यथार्थ का मिला जुला रूप है। जैसे कि वो वैद्यराज को धक्का देकर गिरा देता है, पुराने सभी दृश्य गड्ढमड हो जाते हैं। वो छोटे बच्चे की तरह चीखता है क्योंकि बचपन की वो स्मृति अब भी, पिता पर हुए अत्याचार की स्मृति उसके मन में अब भी जीवंत है। इसलिए एक बच्चे की तरह चीखने लगता है क्योंकि बचपन में इसी तरह वो चीख उड़ा था, क्योंकि उसके बचपन ने उसके अपने पिता की दारुण स्थिति देखी थी। स्वप्न और यथार्थ की संपृक्ति करके कहानीकार ने अधीनस्थता के इतिहास को समापित किया है। वस्तुतः ये अधीनस्थता की जो मानसिकता है, विशेष रूप से अनपढ़ लोगों में, गांव वालों में या गरीब लोगों में, या अधीनस्थ होने के लिए मजबूर होकर जीने वालों के मन में ये जो अधीन गुलाम रहने की जो मानसिकता है, उस मानसिकता से
अपने पात्र जयप्रकाश को और उसकी बेटी कटोरा को मुक्त कराकर जय अखिलेश हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। तो एक जैसे बहुत ही एक सामान्य कहानी के रूप में, जिसमें आत्यंतिक समतल जैसा है, ऐसा कोई उबड़ खाबड़पन उसमें नहीं है, लेकिन अखिलेश की भाषा की एक विदग्धता है और उस भाषिक विदग्धता में हम बहुत सारी चीजें अनुभव करने लगते हैं। वजूद के पश्चात एक दूसरी कहानी पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। उस कहानी का शीर्षक है अंधेरा। अंधेरा नामक एक संकलन भी उनका है। अंधेरा कहानी का आरंभ प्रेम रंजन और रहाना के प्रेम संबंध को लेकर आरंभ होता है। प्रेमियों के बीच के कई दृश्य, उनकी बातचीत, उनके मानसिक उथल पुथल आदि कहानी में देखने को मिलते हैं। यहाँ जैसे कि वसुधा हमें कहानी पढ़नी चाहिए, तब आपको मालूम होगा कि एक सरल सी कहानी, क्योंकि दूसरे कहानीकार अपनी कहानी को इस तरह सरल प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके पहले जैसे मैंने बताया स्वयं प्रकाश जी ने, और उसके पहले ज्ञान रंजन जी ने, इस तरह की कहानियां जहां भाषा एकदम सामान्य सी प्रतीत होती है और हमसे वे बतिया रहे हैं, एक कहन शैली वाली बात भी उसमें मिलती है। इसमें भी अंधेरा जो है, अंधेरा अपनी सामान्यता में बहुत कुछ कह डालती है। इसमें जो प्रेम रंजन है वो ब्राह्मण कुल का है। उसने ये सुना कि मुसलमान लोग अपने दूसरों को जूठा खिलाते हैं। तो ये जो रहाना है मुस्लिम परिवार से हैं, तो एक दिन वो कई चीजें, खाने की चीजें, सिवाइयां लेकर आती हैं और घोषित करती हैं इसमें जहर है। लेकिन उसे अपने प्यार का परिचय देना था, प्यार का परिचय देना था, इसीलिए उसने पूरी सिवाइयां खा डाली, जिसे विषयुक्त बताया गया था। लेकिन तब भी रहाना ये कहती हैं, तुमने मेरा जूठा तो नहीं खाया। और वो जैसे कि एक स्थान पर रहाना मजबूरन प्रेम रंजन को पकड़कर चूम लेती है और वो कहती है कि तुमने मेरा जूठा खाया। रहाना ने प्रेम रंजन को चूम लिया और उसका जूठा खाने के लिए मजबूर किया। ये प्रेमियों के बीच के एक हादसे के रूप में भी हम देख सकते हैं। उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए किया गया एक कार्य जो है, उस तरह से भी उसे देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच में अपने को ब्राह्मण कुल के समझने के कारण, भले ही ब्राह्मण कुल की उतनी उदात्तता तो नहीं है, उनके व्यवहार में, आचार में, उनके स्वभाव में, उनके कार्य निर्वहन में कहीं ऐसी कोई उदात्तता तो नहीं है, उसका भी वे जिक्र करते हैं। ये सब कहानी में पूरी तरह से एक प्रेम रंजन के स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए है। और 16-17 पृष्ठ का ये पूरा किस्सा, इन दोनों के बीच का ये पूरा किस्सा जो है, इन प्रेमियों से संबंधित है, इन प्रेमियों से संबंधित है। और जैसे कि उसमें धर्म की छोटी बड़ी दकियानुसी भी शामिल है। प्रेम के आगे दकियानुसियां मिट जाती हैं, बावजूद इसके धर्म की रूढ़ियों का अंधेरा खौफ की तरह इस कहानी में। अर्थात यद्यपि प्रेम रंजन के मन में धर्म की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अवचेतन में ये बात है। तो एक दिन जैसे कि दोनों एक जगह मिलने का वादा करते हैं और वहां मिलने के लिए प्रेम रंजन बहुत तैयारी के साथ जा रहा है और अचानक सांप्रदायिक दंगा शुरू होने की खबर सनसनी की तरफ फैल जाती है। प्रेम रंजन रहाना से मिलने आया था, अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।
और वो भागता है और उसे रहाना से मिलना भी है। आखिर वे मिलते हैं, किसी न किसी तरह से मिलते हैं, परंतु वे कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। किसी एक इलाके में प्रवेश करता है, वो मुसलमानों का इलाका होता है, कहीं दूसरे इलाके में प्रविष्ट होते हैं तो वो हिंदुओं का इलाका है। तो इन प्रदेशों से किसी न किसी तरह से मुक्त होकर, जैसे इसमें सांप्रदायिक दंगा का जो वर्णन है उसको विस्तार से उन्होंने किया है। शहर के अलग अलग कोनों का वर्णन, जहां लोगों की प्रतिक्रियाएं और बहुत सारा पैसा एक रिक्शे वाले को देकर वो एक स्थान पर पहुंच जाते, दोनों पहुंच जाते हैं। और वहां एक खाली घर, कई लोगों ने घर खाली कर दिया था, भाग गए थे, और एक खाली घर में वे दोनों पहुंच जाते हैं। बाहर के दंगे फसाद से जन्मा अंधेरा है, और उनके हृदय में भी, जैसे कि ही कहानी का उद्घनित यथार्थ है कि भले ही ये बाहर के यथार्थ के बारे में बता रहे हैं, बाहर के यथार्थ में जो दंगा फसाद है, धार्मिक मनमुटाव जो है, उसको लेकर जो झगड़ा और दंगा फसाद होने लगा था, उसका वर्णन है। वर्णन में तो बाहर की बातें हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेम रंजन के मन में भी ये बात छिपी हुई है। प्रेम रंजन कुछ भी तय नहीं कर पा रहा है। वो अंत में, कहानी के अंत में, वो अनियंत्रित होकर रो पड़ता है। एक तरह से उसका पश्चाताप ही इसे मानना चाहिए। अंधेरे के बहुलार्थी अर्थ स्तरों को खुला छोड़कर, उसे विवृत छोड़कर कहानी खत्म हो जाती है। वो क्यों रोया था, क्यों वो जैसे इतना संतप्त हुआ था, उसकी उसके बुजुर्गों की पूर्व कथा से वो पूरी तरह से परिचित है। और उसमें उसमें उससे वो मुक्त नहीं है। उसकी अपनी पूर्व के बाप दादा परदादा के स्वभाव से वो परिचित था, उस स्वभाव से वो भी मुक्त नहीं है, भले ही वो एक मुसलमान लड़की से इश्क कर रहा हो। इश्क में वो अपने को बिल्कुल ही स्वतंत्र, इश्क में अपने को पूरी तरह से आत्मीय बनाने की इच्छा भी रखता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर, बाहर का जो अंधेरा है, सांप्रदायिक झगड़े का जो अंधेरा है, उसी तरह उसके अवचेतन में भी एक सांप्रदायिक अंधेरा छाया हुआ है। उससे जब वो मुक्त होता है, तब वो नौजवान अपनी प्रेमिका के सामने ही इस तरह बच्चे की तरह रो पड़ता है, और इस तरह अंधेरे के बहुलार्थी अर्ध स्तरों को खुला छोड़कर अखिलेश ये कहानी खत्म कर देते हैं। एक और कहानी पर विचार करते हुए, क्योंकि एक घंटे से ज्यादा समय हो गया है, एक कहानी यक्षगान। यक्षगान कहानी के आरंभ में अखिलेश ने एक वाक्य लिखा है। ये काल्पनिक कथा है। अक्सर जैसे कि हम देखते हैं, ये ऐसी घोषणा हम पढ़ते हैं, ये काल्पनिक कथा है, इसके चरित्र, स्थान, घटनाएं, मंतव्य सभी कुछ काल्पनिक हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये एक शुरू की पंक्तियां हैं। ऐसा एक वाक्य कहानीकार ने क्यों लिखा है? जाहिर सी बात है कि यह कहानी कई कई वास्तविक व्यक्तियों, घटनाओं और कई मंतव्यों से संबंधित है, लेकिन उन पर कोई इस बहाने कोई आक्रमण ना हो, इसके लिए वे ऐसा लिखते हैं। जब अखिलेश ने लिखा कि काल्पनिक कथा है, तो उसका एक अभिधात्मक अर्थ निकल आता है कि ये काल्पनिक कथा है, लेकिन उसका एक व्यंजनात्मक अर्थ भी निकल आता है। ये कथा काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक यथार्थ कथा है। वस्तुतः यक्षगान एक यथार्थ कथा एक नहीं है, बल्कि अनेकों के यथार्थ की कथा है। सरोज पांडे नामक एक लड़की इसमें है, जो छैल बिहारी नाम से एक लड़के से प्रेम करने लगती है और दोनों भाग जाते हैं। और फिर जैसे कि उस लड़की के साथ जो जो
बातें होती हैं जो जो सबसे पहले जिस जिन दो मित्रों के साथ छैल बिहारी शहर पहुंच जाता है और उसकी मतलब राजनीति पार्टी के नेता की मदद से उन्हें कहीं रहने का अवसर मिलता है और ये सरोज पांडे सबसे पहले उसी के बलात्कार की शिकार हो जाती हैं। तदुपरांत वो छैल बिहारी के दोनों मित्रों के बलात्कार के की शिकार भी हो जाती हैं। वहां से ये कहानी शुरू होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक कथा है। सचमुच ये काल्पनिक कथा नहीं है। काल्पनिक कथा कहना एक बहाना मात्र है, एक यथार्थ कथा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहानी लिखी, जिस सामान्यता के आधार पर ये कहानी लिखी, भाषा में जो एक सपाटता लाने का जो कार्य उन्होंने किया है, उनकी कहानियों में जहां जहां भाषा सपाट होती है वहां हमें सतर्क होना पड़ता है। इस सपाटता का एक अलग अर्थ है, एक अलग अर्थ है। ये अभिधात्मक भले ही हो, ये लाक्षणिक या व्यंजनात्मक अधिक है। इस तरह जैसे फिर पूरी कहानी जो है कि उस महिला पर होने वाले राजनीतिक दलों ने इसको एक हंगामा बना दिया। उसके माध्यम से पूरी पत्रकारिता, पूरी मीडिया जो है उसका लाभ उठाने का कार्य करते हैं। सरोज पांडे के जीवन की तमाम दारुणताओं के बावजूद कहानी के एक विशेष मोड़ पर कहानीकार स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं, विचारणीय बिंदु है, एक अत्यंत रोमांच संभावना वाली कथा का इतना अरुचिकर और फटीचर अंत क्यों हुआ। मुझे एक बहुत पुराना इतालवी नाटक याद आ रहा है, 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, ये लुई पिरांडेलो का नाटक है इतालवी भाषा में। उसके 6 पात्र जो हैं नाटककार की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ स्वयं रचनाकार, कहानीकार स्वयं कहानी में आ जाते हैं और कहानी को जिस तरह से, क्योंकि पत्रकारिता ने, मीडिया ने, तमाम चीजों ने सरोज पांडे के जीवन को इतना नंगा कर दिया है और वे किसी निर्णय पर भी पहुंचते नहीं हैं और कोई भी मुजरिम नहीं होता है। इसका अनावश्यक लाभ उठाया उन लोगों ने, उसके नंगेपन का वर्णन किया उन लोगों ने, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसका अंत जिस प्रकार से हुआ उसके लिए शब्द का प्रयोग अखिलेश ने किया है, इस कहानी का अरुचिकर और फटीचर अंत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। यहाँ मतलब उनकी व्यंग्यात्मकता की गहराई का पता हमें होने लगता है। और फिर ये सरोज पांडे नामक ये युवती जो है उसको पत्र भी लिखता है और वो मिलना भी चाहती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। और एक पत्र ऐसा है, कैसे वाहियात लेखक हैं आपकी कहानी का कैरेक्टर आपसे मिलना चाहता है और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, धिक्कार है आपको। तो एक तरह से कहानी में एक जादुई यथार्थ वाला पक्ष उभर कर आता है, जहां हमारी वास्तविकताएं एकदम विलुप्त ही हो जाती हैं और वास्तविकताओं में निहित निगूढ़ताएं स्पष्ट होने लगती हैं। और निगूढ़ताएं ये हैं, चाहे जिस किसी का कुछ भी हो जाए, कोई सही निर्णय होता नहीं है। अगर वो औरत है, युवती है, उसका बलात्कार हो जाए, कई लोगों से बलात्कार हो जाए, वो चर्चा के विषय के रूप में लिया जाता है, लेकिन उस युवती का क्या हुआ, उस पर क्या निर्णय लिया गया, उसके लिए क्या किया गया, ये सारी बातें कोहरे के छंटने के पश्चात जिस प्रकार रोशनी फैलती है, उसी प्रकार एक बहुत ही नालायक रोशनी की तरह ये वास्तविकता हमारे सामने आ जाती है। और तब एक बार स्वयं ये पात्र लेखक को भी डांटता है, आप भी कैसे लेखक हैं, आप स्वयं अपने पात्र को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ ये एक अधूरापन
ये रचनाकार का अधूरापन नहीं है, हमारी वास्तविकता का अधूरापन है, हमारी वास्तविकता का, हमारे यथार्थ का अधूरापन है, जिस जिस ओर अखिलेश का ध्यान गया है। कहानीकार का ये हस्तक्षेप अखिलेश की कहानी के शिल्प को गहरा रहा है। कहानी का यथार्थ असंगत रचना के यथार्थ की तरह खुला छोड़ दिए जाने का आभास देता है। स्वयं कहानी की पात्र का हस्तक्षेप आयरनी की तरह आया है। इन सब के बावजूद कहानी की अनुत्तरी स्थिति हमारी समकालीनता को दर्शा रही है। अखिलेश की दो जो अन्य जो कहानियां हैं, जैसे कि शापग्रस्त हो या जल डमरूमय मध्य, ऐसी कहानियां, इन इन तमाम कहानियों में यही बात, जैसे कि उनकी जो विशेष रचना रीति, जो कि सामान्य प्रतीत होते हुए भी यथार्थ की सामान्यता का परिचय देने के बावजूद हम ये बता सकते हैं, समय की स्वीकृत गति और आज की नई गतिकी की अप्रत्याशित गति का जो कंटिन्यूम है उसका उपयोग अखिलेश ने अपनी कहानियों में भरपूर मात्रा में किया है। जैसे कि समय की एक गति है और साथ ही साथ आज की वास्तविकता की एक गति है, और हम जैसे सामान्य लोगों की जीवन की गतियां हैं, कि तमाम चीजें जो हैं कि एक दूसरे से मिली जुली हैं और इसे एक कंटिन्यूम के रूप में उन्होंने ले लिया है। इसलिए अखिलेश की कहानियां पाठकीय चेतना पर हमेशा आघात करती हैं, लेकिन उसका प्रकट रूप आघात करने लायक नहीं है, उसका अंतरंग पक्ष आघात करने योग्य है। शायद यही कारण है अखिलेश की कहानियां बहुत बहुपठित और बहु आस्वादित हो जाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया अरविंदाक्षन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर बातचीत करने के लिए। मित्रों, जिस तरह से अरविंदाक्षन जी के यहाँ आलोचना सर्जनात्मक हो जाती है और हम उसे एक उसी रचनात्मक आस्वाद के साथ देख पाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगा। और विस्तार में जाकर इन कहानियों पर चर्चा हुई, और आलोचना का कर्म यह भी है कि वह उसे कितनी आसानी से रचनाओं के मर्म को हम तक उद्घाटित कर पाता है। इस अर्थ में भी, इस पृष्ठभूमि में भी अरविंदाक्षन जी को सुनना सुखद रहा। बहुत बहुत आभार तमाम लोगों का जो इस कार्यक्रम को देखते रहे। शुक्रिया। शुभ रात्रि।